साड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की सबसे पहली जो न्यूज़ है, अगेन हमारे लिए भी बहुत खुशी का मौका है तमाम पाक व्हील्स के लिए। पाक व्हील्स की 17th एनिवर्सरी है जो कि कल 18 जुलाई 2020 को है, और उस सिलसिले में हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर आप लोगों से अपनी जो मेमोरीज़ है वो शेयर करने को है कि आपकी जो भी मेमोरी है पाक व्हील्स के साथ, पाक व्हील्स के ऑटो शो से रिलेटेड, आपने कोई गाड़ी खरीदी हो, कोई गाड़ी बेची हो, गाड़ी इंस्पेक्ट कराई हो, या किसी भी तरीके से आपने हमारे फोरम के ऊपर कोई चीज़ देखी हो, तो जो भी मेमोरी है आपकी पाक व्हील्स के साथ आप उसको शेयर करें। फेसबुक के ऊपर अपनी जो स्टोरी है उसको पब्लिक रखें और उसके अंदर हैशटैग जो है पाकव्हील17 उसको इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, साफ और वाज़िया तस्वीर से ख़रीदारों का दुगना रिस्पांस मिलता है। ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फ़ोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप पाक व्हील्स को टैग करके पाक व्हील्स की जो बर्थडे का मैसेज है वो छोड़ सकते हैं। और हम करेंगे ये कि इस दफ़ा क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारे जो एनिवर्सरी गेट टुगेदर्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑल्टरनेटिवली कोशिश ये की है कि हम एक ऑनलाइन जो है सेलिब्रेट करें इस एनिवर्सरी को आपके साथ मिल के। सो आप लोग जो है अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे आप जो हैशटैग पाकव्हील17 को इस्तेमाल करके हमसे शेयर कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो ही ये पैंडेमिक ख़त्म होता है और हमारे ऑटो शोज़ का या गेट टुगेदर्स का सिलसिला शुरू होता है तो हम दोबारा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर उस तरह फिजिकली भी इंटरेक्ट करेंगे। मीनवाइल आप लोग ज़रूर पाक व्हील्स की जो एनिवर्सरी है उसकी विशेज़ जो है अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर से रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे कुरानंदाजी के तहत, और वे पाक व्हील्स के जो गुडी बैग हैं वो उन लोगों को भेजे जाएंगे। मेरा ख्याल है 5 से 10 लोग सिलेक्ट करेंगे और वो रैंडमली होंगे। सो उसमें अगर कोई मुझे प्राइवेटली मैसेज करेगा या कोई जानने वाले हैं वो मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे तो उससे कोई काम नहीं है, बट आप जनरली जो एक मैसेज वो छोड़ सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री हम पहले साल से बात करते आ रहे हैं, जब से तकरीबन डॉलर का रेट 105 से 170 के करीब पहुंचने वाला है, इंक्रीज़ होता गया है। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की जो सेल है वो नीचे जाती गई है, और उसकी रीज़न ये है कि जब भी डॉलर प्राइस इंक्रीज़ होती है गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में 5 से 6 दफ़ा गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और अब तो ये सूरत हाल है कि किसी भी गाड़ी की प्राइस ज़बानी याद नहीं होती, बल्कि मैं पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाता हूँ जो कि डेली अपडेट होता है प्राइसेस के लिहाज से, और जब मेरे से कोई मशवरा मांगता है तो मैं वहाँ पे जाके ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर यूज़ करके देखता हूँ कि ये गाड़ी फलाने सूबे में कितने की कॉस्ट कर रही है, क्योंकि फ्रेट चार्जेस भी चेंज होते रहते हैं और आपकी जो गाड़ी की चार्जेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। सो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, और उसका अगर हम देखें तो रिज़ल्ट हमारे सामने है। मैं पाक व्हील्स के ऊपर एक ब्लॉग पढ़ा था जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसकी सेल्स कितनी डाउन हो चुकी हैं, हम अब लिंक साथ लगा देंगे। सो कार सेल्स जो 53% ओवरऑल डाउन है अगर फिजिकल ईयर 2019 को कंपेयर करेंगे 2020 से। उसमें अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो पिछले साल जो फिजिकल ईयर था उसमें टोटल प्रोडक्शन जो ऑटोमोबाइल्स की थी वो तकरीबन 2,35,200 यूनिट थे, और जो 2020 का फिजिकल ईयर जो है उसके अंदर 1,10,583 जो है ना गाड़ियाँ वो प्रोड्यूस की गई हैं लोकली। तो एग्जैक्टली 53% जो है वो डिक्लाइन आ गया है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सेल के जो फिगर ड्रॉप हुए वो होंडा के हैं। होंडा की जो सेल है वो 63% नीचे गई है। पिछले साल उन्होंने जो फिजिकल ईयर था उसमें 44,234 कार्स जो है वो बनाई थी, और इस साल वो 16,390 गाड़ियाँ जो उन्होंने बनाई हैं। दूसरे नंबर पे पाक सुजुकी जो है, पाक सुजुकी का 49% डिक्लाइन है। उन्होंने पिछले साल जो है तकरीबन बनाई थी 1,30,000 गाड़ियाँ, और इस साल 65,000। और तीसरे नंबर पे जो टोयोटा है उनका 53% डिक्लाइन है। उन्होंने 28,000 यूनिट बनाए हैं, पिछले साल उन्होंने 60,000 यूनिट बनाए थे। सो ये मेरे ख्याल से अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें और बाकी जो प्लेयर्स हैं जो बाद में आए हैं उनकी भी ये सूरत हाल है। अगर हम पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों की बात करें, हम अपनी कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों को बताते रहें कि कौन सी गाड़ियाँ एक्सपेक्टेड हैं। इस साल आने वाली गाड़ियों में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बीजिंग ऑटोमोबाइल कंपनी ने जो साजगार के साथ एक जीवे किया था उनकी गाड़ियाँ एक्सपेक्टेड हैं इस साल के एंड तक आना। उसके अलावा हुंडई की टूसॉन या टस्कन जिसको बोलते हैं वो जो है तकरीबन मेरा ख्याल है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अगले महीने लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि होंडा सिटी की जो है नई शेप कब आएगी। हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेटिव जो है आर्टिकल लिखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है। तो हमारे मुताबिक होंडा सिटी जो है दुनिया में 7th जनरेशन आ रही है, पाकिस्तान में 6th आनी है,
और वो अगले साल एक्सपेक्टेड है। टोयोटा की 12th जनरेशन के बारे में भी हमसे बहुत सवाल किया जाता है कि जी अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमने ग्रैंडी लेनी है या सिविक एक्स लेनी है, तो इनका नया मॉडल कब आएगा। सिविक एक्स के तो नए मॉडल के बारे में अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो करोला की 12th जनरेशन है वो भी इस साल तो मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं आ रही, लेटर नेक्स्ट ईयर शायद ज़रूर लॉन्च की जाएगी, बट अभी ऐसा कोई उनका जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऐसी कोई जो न्यूज़ हमारे पास नहीं है। बॉगवर्ड की एक जीप है BX5, वो स्पॉट की गई थी और उसके बारे में फिर काफ़ी जगह इंटरनेट पे आर्टिकल्स आए थे और मैंने हमेशा आपसे कहा कि हम आप लोगों को जिम्मेदारी से रिपोर्ट करते हैं, अनलाइक अदर जो कि पहले की जंग में आने के लिए जो दिल करता है लिख देते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, कई लोगों ने लिखा कि जो साजगार इंजीनियरिंग लेके आ रहा है वो बाइक की गाड़ी है, वो 2019 या 20 में पाकिस्तान में आ जाएगी। ये तमाम रिपोर्ट्स गलत है। हमने इसके ऊपर भी पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी की है, ब्लॉग भी लिखा है। सो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बॉगवर्ड जो है वो पाकिस्तान में भी नहीं आ रहा। अब ये जो गाड़ियाँ सड़कों में नज़र आ रही हैं उनके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था जो हमने नोटिस किया था कि इन सब के ऊपर सरकारी नंबर थे। सो मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस तरह पहले भी अगर हम देखें तो चाइना से एक पिकअप ट्रक है वो आया था और वो काफ़ी पुलिस के इस्तेमाल में भी रहा है, टोंगफोंग मेरा ख्याल है उसका नाम था, ऐसा कोई नाम था। इसी तरह ये गाड़ियाँ भी एक ख़ास जो है कानून साज इदारे को गिफ्ट की गई हैं मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत थोड़ी तादाद में है। सो वो लोग जिनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान में लॉन्च होगी, अभी तो पाकिस्तान में इसके लॉन्च होने का कोई प्लान नहीं है। अब आ जाते हैं करंट लॉन्चेस के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि होंडा की टूसॉन जो है वो आने वाली है और उसी मौके के ऊपर मेरे ख्याल से जो किया लकी मोटर्स उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव की है और उन्होंने बेस वेरिएंट लॉन्च कर दी है किया स्पोर्टेज का। किया स्पोर्टेज का जो बेस वेरिएंट है उसको उन्होंने किया अल्फा का नाम दिया है। इट्स अ 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट। जिस तरह पहले आपको पता है कि उसमें फ्रंट व्हील और ऑल व्हील आर था, तो इसमें जो है सिर्फ फ्रंट व्हील का भी एक समझ लें स्लैश डाउन वर्जन है जो कि एक लोअर प्राइस में कस्टमर को मिल रहा है और तकरीबन 6 लाख रुपए का डिफरेंस है, 44 लाख रुपए की गाड़ी है और उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं जो कि दूसरी गाड़ी में भी हैं, जैसे कीलेस एंट्री हो गई, पुश स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गई। बट अगेन हमारा पॉइंट ये कि हमारा जो मकसद है ब्लॉग लिखने का और उसमें भी हमने ये बताया कि मेन डिफरेंसेस क्या हैं, यानी वो चीज़ें जो कि आपको इस 6 लाख रुपए ना देने की वजह से या 6 लाख कम करने की वजह से कंपनी ने गाड़ी में से निकाली हैं, वो क्या चीज़ें हैं। सो उसका बेसिकली जो डिफरेंस है मैं आपको उसमें बताता चलूँ। डिफरेंस ये है, एक तो पैनोरामिक सनरूफ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है हमारे यहाँ पे लोगों के लिए, वो नहीं है। दूसरा 17 इंच के अलॉयज़ हैं, दूसरी गाड़ी में 18 इंच के अलॉयज़ हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो हैं, जो उसमें प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, उसमें LED लैंप्स हैं। उसके अलावा पार्किंग सेंसर नहीं है, फॉग लाइट्स नहीं है और ये जो मैं आपको एक्सटर्नल फीचर बता रहा हूँ ये है। जो टेल गेट है उसकी लाइटों का थोड़ा सा फ़र्क है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो 8 इंच के बजाय 7 इंच कर दी गई है। अगर हम बात करें जो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो लोग शायद उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हैं, जो नहीं है इसमें, वो VSC जिसको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल बोलते हैं वो नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ई होल्ड है, वो नहीं है। मैनुअल हैंड ब्रेक है। हिल स्टार्ट असिस्ट नहीं है। रूफ रैक जो छोटी सी ऑप्शन है वो नहीं है। रूफ मैंने आपको बता दिया, पार्किंग सेंसर बता दिया। सो बेसिकली इट्स अ स्लैश डाउन वर्जन ऑफ द सेम कार। इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, सस्पेंशन सेम है, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, तमाम ऑप्शन जो है बाकी मौजूद हैं सिवाय इन ऑप्शन के जो हमने बताई हैं। सो बेसिकली उन्होंने एक उसका बीफ जो स्लैश डाउन वर्जन है वो लॉन्च किया है और बड़े अच्छे टाइम पे, मेरे ख्याल से एक टाइमली मूव है। बट अगर हम देखें, हमने एक ब्लॉग भी लिखा है इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये एक नया ट्रेंड है, पहले से पहले मौजूद नहीं था और टोयोटा ने इसमें लीड ली थी जबकि उन्होंने फॉर्च्यूनर का जो बेस वेरिएंट है वो लॉन्च किया था। बट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो भी कोई पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है या कंज्यूमर मार्केट उसके लिए इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं रही। उसकी रीज़न ये है, हमने अगेन मैं बात हवा में नहीं कर रहा, हमने डेटा कलेक्ट किया और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन की है, रिसर्च की है। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो बेस वेरिएंट था उसको अगर आप कंपेयर करें, अगेन हम उसको डीजल वाले वेरिएंट से कंपेयर नहीं कर सकते जो उनका 2.7 पेट्रोल वेरिएंट है उसमें, और जो उनका उन्होंने बेस वेरिएंट 2.7 पेट्रोल निकाला था उसका अगर हम कंपैरिजन करें सेल्स फिगर का, तो मेरा ख्याल है हार्डली 3 या 4% लोग होंगे जिन्होंने बेस वेरिएंट खरीदा है। सिमिलरली मुझे लगता है कि किया स्पोर्टेज का जो ये बेस वेरिएंट है, आई माइट बी रॉन्ग, वो तो वक्त बताएगा, मार्केट बताएगी, मुझे लगता है कि ये इतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज जो प्राइस डिफरेंशियल है 6 लाख रुपए का, उसके लिहाज से जो ऑप्शंस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर किसी ने भी मशवरा लेना और मेरे से कोई मशवरा ले कि जी मैं बेस वेरिएंट लेने जा रहा हूँ और आपका क्या मशवरा है, तो मैं कभी किसी को वो मशवरा नहीं दूंगा कि वो बेस वेरिएंट रहे, बिकॉज जो ऑप्शन हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और मेरे ख्याल से वो वैल्यू टू मनी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी, जब कोई बंदा कंज्यूमर इतने पैसे खर्च रहा होता है तो वो इतना डिफरेंशियल दे के हमेशा फुली लोडेड गाड़ी लेना पसंद करता है और ये विद टाइम पाकिस्तान की मार्केट में प्रूव हुआ है। लेट्स सी, हो सकता है टाइम जो है मुझे गलत प्रूव कर दे
हो सकता है मेरा एनालिसिस है जिससे लोग एग्री कर जाएं या कंपनी जो हैं उनको ये बात समझ आ जाए कि उनको जेन्युइनली अपनी प्राइस डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो ऑप्शन निकाल के करें। उनको कंज्यूमर को सेम ऑप्शंस लेस प्राइस में देने की ज़रूरत है। वो अपना प्रॉफिट कम करते हैं, गवर्नमेंट से निगोशिएट करते हैं, FED को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं या अपने पार्ट्स के ऊपर ड्यूटी कम कराने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कंज्यूमर जो है वो इस लोअर टोन डाउन वर्जन को उतना वेल रिसीव नहीं करेगा। अगली जो न्यूज़ है वो टोकन टैक्स से रिलेटेड है। मैं आपको बताता आया हूँ उससे पहले कि पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों में डिफरेंट तरीके राइज हैं कि टोकन को कैसे कलेक्ट करना है। डिफरेंट जो सूबों की गवर्नमेंट है वो आज़ाद है अपना डिसीजन लेने में, और उसमें मेरे ख्याल से पंजाब जो है उसने सबसे बेहतरीन काम किया और लीड ली, और उन्होंने अपनी जो टोकन जो पेमेंट है उनको ऑनलाइन ले आए। हम आपको लिंक भी साथ लगा देंगे, आप ऐप डाउनलोड करके अपने टोकन जमा करा सकते हैं। जबकि अभी इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, KPK हो गया या बलूचिस्तान हो गया, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई निज़ाम नहीं रखा और आपको बड़ा परेशानी का सामना पड़ता है, ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है और कई एक्साइज के इदारे बंद हैं। तो एजेंट माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है, सो मच सो कि जितना गाड़ी का टोकन है उतनी ही अमाउंट रिश्वत में मांगी जाती है। और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो कैपिटल टेरिटरी में जो भी एक्साइज का काम कर रहे हैं या एक्साइज के जिम्मेदार हैं उनको इस बारे में नोटिस लेना चाहिए कि अगर तो आप सिंसियरली अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये कंज्यूमर के लिए ये रेवेन्यू जमा कराने के लिए जो ईज़ है वो ईज़ ऑफ पेमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। डिजिटल दुनिया है, आप डिजिटल तरीके से चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं, ना इस बजाय इसके कि आप एजेंट माफिया जो है उसको सपोर्ट करें। अभी जो आज तक मूव की जा रही हैं, मेरे अपने पास भी इस्लामाबाद नंबर गाड़ी मौजूद है, इसके टोकन लगवाने के लिए आपको एजेंटों के पास जाना पड़ता है और जितनी टोकन की अमाउंट है उतने ही पैसे जो है रिश्वत डिमांड की जाती है। बिकॉज आम बंदा जो है वो उसकी रसाई नहीं है एक्साइज के दफ्तर तक, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वो दफ्तर जो है बंद किया गया है, आम पब्लिक को आने नहीं दिया जाता। तो इस तरह के जो ये छोटे बहुत मसाइल हैं इनको अगर आप हल करेंगे तो सिंसियरिटी आपकी शो होगी और आपका रेवेन्यू ऊपर जाएगा। पंजाब ने ऑन अदर हैंड बहुत अच्छी लीड ली, उन लोगों ने जो है ऑनलाइन सारा कुछ सिस्टम कर दिया एंड आई थिंक दे आर रीपिंग बेनिफिट ऑफ इट। और उनको कई ज़्यादा, मैं उस दिन ब्लॉग पे ही पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। उसके अंदर भी एक गलती है और हम उसकी हमेशा निशानदेही करते रहते हैं। PITB इज़ अ वेरी इफेक्टिव अदारा, हम उनसे इन टच भी रहते हैं, हम उनको पॉइंट आउट भी करते रहते हैं। इनफैक्ट मैंने उनको लास्ट वीक एक इशू पॉइंट आउट किया था एंड उन्होंने उसको भी इंटरनलाइज कर लिया है। इशू ये है कि 2016 से लेके 19 तक जो गाड़ियों के टोकन टैक्स जमा हुए हैं उसके अंदर इनकम टैक्स का भी पोर्शन होता है। अब ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ सी न्यूज़ है कि आप लोगों ने, कई लोगों ने ये फेस किया होगा। हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जब आप ये ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मैसेज आएगा आपकी योर व्हीकल हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब एक आम जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उसके लिए मैसेज जो है बड़ा एक अलार्मिंग मैसेज होता है समेत मेरे कि यार पता नहीं मैंने ऐसे कौन सा गैर कानूनी काम कर दिया कि मेरी गाड़ी सस्पेंड हो गई विद करंट कंडीशन, जबकि एक्साइज के दफ्तर नहीं खुले हुए, आप बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। तो आप एक शशोपंज का शिकार हो जाते हैं कि ये सस्पेंड क्यों की गई है। ऑन इन्वेस्टिगेशन पता ये लगा कि जी 2016 से लेके 19 तक जो गाड़ियां थी उनके अंदर जो जब टोकन टैक्स दिया था, जो इनकम टैक्स पोर्शन है वो जो कैलकुलेट किया गया था या FBR ने उनको दिया था कि जी कोई रिलैक्सेशन जी थी, उन्होंने वो रिलैक्सेशन वापस ली है। और एक अजीब सा तरीका, ये मंतक मेरी समझ से बाहर है कि उन गाड़ियों का जब तक वो उन्होंने कहा कि जो डिफरेंस है जो उन्होंने एरियर्स के फॉर्म में डाल दिया है इनकम टैक्स पोर्शन, वो आप जमा नहीं कराएंगे, आपकी गाड़ियों का जो है वो एक्टिव नहीं आएगा स्टेटस। अब लोगों के लिए मसला था कि वो घर बैठे वो उसको एक्टिव कैसे कराएं, फिर एजेंट माफिया जो है सरगर्म और कि जी आप पैसे दे दें हम आपकी गाड़ी एक्टिव करा देंगे। सो हमने PITB को ये इशू रिपोर्ट किया और उन्होंने बड़ा टाइमली उसको रिस्पॉन्ड किया और अभी इंटरनलाइज कर दिया गया है। उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं कि मेरा उस बारे में क्या ख्याल है कि वो जो पिछले एरियर्स किए गए हैं कि उनको लेना चाहिए कि नहीं। खैर अब वो इंटरनलाइज कर दिया गया और अगर आपके कोई भी एरियर्स हैं और अगर आपकी गाड़ी सस्पेंडेड थी तो आप वो एरियर्स भी उसी ऐप के अंदर जमा करा सकते हैं अपने टोकन्स के साथ। अर्ली टोकन पेमेंट के ऊपर जो है आपको 20% जो है रिबेट दिया जा रहा है और एडिशनल अगर आप ऑनलाइन कराते हैं, इस ऐप के थ्रू कराते हैं तो आपको 5% एडिशनल मिलेगा, सिर्फ ओनली जो टोकन पोर्शन है, नॉट द इनकम टैक्स पोर्शन। मैं क्लियर कर दूं, कई लोगों ने मुझे बाद में मैसेज किया कि जी आपने कहा जी 20% और 5% वो तो इतना रुपये दे रहे हैं जबकि टोकन इतना ज़्यादा था। सो खाली टोकन टैक्स का जो पोर्शन है उसके ऊपर रिबेट मिलेगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि पुराने जो पैसे हैं जो एरियर्स में डालते हैं, मेरे ख्याल से बड़ा एक मज़ाक़ा खेज़ इक़दाम है। बिकॉज जब आप गाड़ी लेते हैं आप गाड़ी ट्रांसफ़र करा लेते हैं, आपके नाम होगी, लेट्स से 2016 की गाड़ी आप कह रहे हैं 16, 17, 18 जो भी टैक्स का मसला था, मैंने 19 में गाड़ी खरीद ली, फरहान साहब से गाड़ी खरीद ली, फरहान साहब के नाम थी गाड़ी, उन्होंने टैक्स दिया। अब वो जो एरियर्स हैं बकौल आपके अगर हैं तो पहली बात वो फरहान साहब की गलती नहीं, उन्होंने कैलकुलेट गलत नहीं किया था, आपने गलत किया था। अब वो गाड़ी फरहान साहब से मेरे नाम ट्रांसफ़र होगी, आपने मेरी गाड़ी जो है उसको ब्लॉक कर दिया और मुझे कह रहे हैं जी वो एरियर जमा कराएं। वो मैं एरियर जमा कराऊंगा, वो मेरे नाम से जमा होंगे, फरहान साहब के नाम से जमा होंगे, मैं अपने टैक्स के अंदर उसके एडजस्टमेंट ले सकूंगा, नहीं ले सकूंगा। अगर मैं ले सकूंगा तो जो आप लोगों ने पीछे एरियर किसी XYZ या फरहान साहब इस केस में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उनके नाम लिखे हैं, वो तो स्टैंड करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। पहली बात तो अगर तो वो गाड़ी अभी तक उस बंदे के नाम है
जिस जो पहला केस है उस सिनेरियो में भी गलती आपकी है, आप उससे दोबारा कैसे डिमांड कर सकते हैं। दूसरी ये, वो आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर सकते, और मैं किसी और के नाम का इनकम टैक्स क्यों जमा कराऊँ। और अगेन 3 साल बाद वो गुजर चुकी हुई चीज़ का टैक्स जो जमा कराना मेरे ख्याल से ज़्यादती है। सो इसके बारे में भी मेरा ख्याल है एक्साइज के जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको देखना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए FBR से कि वो उनका जो स्विफ्टली मेथड बना था टोकन कलेक्ट करने का, उसको ये चीज़ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगी। आखिर में आ जाते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। तो बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जब भी बरसात आती है तो हमारे मुल्क में पानी जो है उसकी निकासी का इतना बेहतर निज़ाम नहीं है। लोगों ने शॉपर बैग्स फेंके होते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत बुरा काम है। लोग शॉपर बैग्स फेंक देते हैं, उससे जितनी वाटर लाइन्स हैं वो तमाम चौक हो जाती हैं। और फिर हम लोग गवर्नमेंट को जो है इस ऐसे मौके पे जब बारिश आती है तो बड़ा एक ट्रेंड चल जाता है, हर बंदा वीडियो बना के भेज देता है कि ये पेरिस बनाने निकले थे और ये देखें क्या किया। सो हम ये नहीं देखते कि जब वो पेरिस बनाने निकले थे तो हम लोग जो है पेरिस के सिटीजन नहीं बने थे। हम लोगों ने शॉपर गाड़ी से बाहर फेंका था, गटर में फेंका था, नाले में फेंका था, ब्लॉक किया था। तो किसी को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है, जब हम फेंक रहे होते हैं उस टाइम हम नहीं सोच रहे होते, जब पानी खड़ा होता है तो हम गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं। सो पहली चीज़, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, लिटर बाहर नहीं करना चाहिए, कूड़े को जो कूड़ेदान के अंदर फेंकना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक बैग जो गवर्नमेंट जो है उसको बैन करती आ रही है, हम भी जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। और जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बिल्कुल ना करें, और जहाँ पे शिफ्ट चल रहा है कि आप प्लास्टिक से पेपर बैग पे आ जाएँ तो उस पर शिफ्ट कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बरसात के अंदर गाड़ियों के रिलेटेड अगर हम बात करें तो जब सड़क पे पानी खड़ा हो जाता है तो ये अक्सर हमने देखा है गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोग सड़कों पे बहुत परेशान होते हैं। तो कोशिश करें कि जब बारिश ज़्यादा है तो आप अपना रूट प्लान करें। हर शहर में कई नोन इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, और वो इसलिए इतना ज़्यादा पानी होता है कि आप उसमें गाड़ी को डाल के गाड़ी का इम्तिहान ले रहे होते हैं। ख़ास तौर पे कराची में हमने देखा है, लाहौर के कई इलाकों में देखा है, हैदराबाद में देखा है, सो इस्लामाबाद में है। सो आपको अपने इलाकों का पता होना चाहिए, आप कोशिश करें कि रूट बेहतर बनाएं। दूसरा, मैं कल देख रहा था कि अगेन मेरे अपने साथ ही हुआ, मैंने गाड़ी निकाली और वो बारिश आ रही थी तो वाइपर ही काम नहीं कर रहा, तो मेरी विजिबिलिटी ज़ीरो थी। सो मैं पार्क व्हील्स के ऑटो स्टॉप पे ही देख रहा था कि आजकल समर सेल भी लगी हुई है, और बरसात से रिलेटेड एक तो आपको वाइपर अपनी गाड़ी के जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं और करने चाहिए, बिकॉज ये मैंने देखा है काफ़ी मेजॉरिटी गाड़ियों के जो वाइपर रबर्स हैं वो ख़राब होते हैं। उसके अलावा ग्लास क्लीनर अवेलेबल हैं, प्रेशर वॉशर्स के ऊपर भी खास तौर पे अच्छी डिस्काउंट लगा हुआ है, और क्योंकि आजकल बरसात के दौर में गाड़ी गंदी बहुत ज़्यादा होती है तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी जो डिलीवरी है वो पार्क व्हील्स गारंटी करता है, और आप फ्रॉड से बच सकते हैं। सो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑटो स्टोर के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on Park Wheels.